नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है बेटा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है? ये हमारे पास दो अलग अलग माध्यम है। एक माध्यम विरल माध्यम है, एक सघन। एक्चुअली मुझे इनको सिंपल विरल या सिंपल सघन नहीं बोलना चाहिए। ये होते हैं प्रकाशिक विरल, प्रकाशिक सघन। पहले वो समझ लो। प्रकाशिक विरल माध्यम वो है जहां प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो, वह प्रकाशिक विरल माध्यम है। सघन माध्यम, प्रकाशिक सघन माध्यम कौन सा? जहां प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो वो सघन, जहां वेग ज्यादा वहां वेग विरल। देखो एक सिंपल सी बात, देखो हमारे पास दो, एक ये रोड है, इस रोड पे यहां पर कुछ कम लोग हैं, इस तरफ ज्यादा है। ठीक है, ट्रैफिक की बात मान लो, इधर कम ट्रैफिक है, इधर ट्रैफिक ज्यादा है। हमने जब यहां से इधर जाना है तो वेग किधर ज्यादा होगा? एक नंबर में या दो नंबर में? एक नंबर में भाई, जहां पर हम आराम से जा रहे हैं, हमारी स्पीड ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे विरल। सघन उसको बोलेंगे जहां वेग कम होता है। प्रकाशिक सघन, प्रकाशिक विरल। यहां पर जो हम विरल सघन, द्रव्यमान से कोई लिंक नहीं है इसका। ठीक है, तो जहां पर वेग, याद रखना, जहां वेग ज्यादा उसे प्रकाशिक विरल माध्यम, जहां वेग कम उसे प्रकाशिक सघन माध्यम। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम चेंज करती है, मान लो ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ये वही पहले की तरह अभिलंब, माध्यम चेंज हुई, जाना इसने कहां पे था? इस साइड में, अगर नहीं मुड़ती तो। और वो अगर मुड़ जाती है, यह घटना अपवर्तन है। यह घटना अपवर्तन है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, और हाँ, जो हमारा माध्यम है जहां पर अलग हो रहा है वहां पर ये मुड़ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन। ठीक है जी, ये माध्यम, अब ध्यान दें, इस किरण को पहले की तरह आपतित किरण, इसको अपवर्तित किरण, यह अपवर्तन है इसलिए अपवर्तित किरण। इस कोण को आपतन कोण, जैसे परावर्तन में किया था हमने, और इस कोण को जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में है, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, आर। हमने जब परावर्तन की बात की तब भी आर बोला, क्यों? क्योंकि परावर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। दोनों का स्पेलिंग आर ही है, इसलिए दोनों कोण ये हो गया। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, तो हमें एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये किरण कहां मुड़ी? अभिलंब की तरफ। याद रखना, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, उल्टा चलें, उल्टा देखें आप लोग। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल आए, मेरे सघन का मतलब हमेशा इस चैप्टर में प्रकाशिक सघन से है। यह प्रकाशिक किरण आई, यहां गई, जाना इसने यहां कहीं पे था, यह अभिलंब हुआ, तो क्या करेगी? ये अभिलंब से दूर जाएगी। याद रखना, ये कोण आई हो गया इसका, और ये कोण आर हो गया। ये घटना क्या है? हमारी अपवर्तन है। एक बात, बेसिक बात आप ये याद रखें हमेशा कि सर सघन माध्यम कौन सा है? सघन माध्यम हम नहीं बता सकते, हम तुलना करके बता सकते हैं। मुझसे कोई पूछे कि वायु और पानी में सघन कौन सा है? वायु और पानी में सघन है पानी, वायु उसकी तुलना में विरल है, या पानी वायु की तुलना में सघन है। तुलनात्मक चीजें हैं। अगर मुझसे पूछे कि पानी और कांच में सघन कौन सा है, तो पानी की तुलना में कांच सघन माध्यम है। ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं क्या चीज है। क्लियर हुआ? हमेशा जो सघन माध्यम होगा वहां का कोण छोटा होगा और विरल माध्यम का कोण हमेशा बड़ा होगा। आई आर का कोई लॉजिक नहीं है। जिधर सघन माध्यम होगा, याद रखें, वहां का कोण क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। विरल माध्यम का कोण हमेशा उसकी तुलना में बड़ा होगा। क्लियर? ठीक।
अब एक चीज और नोट करें, आपको नॉलेज में होनी चाहिए। जब प्रकाश की किरण माध्यम चेंज करती है तो प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो प्रकाश यहां पे आ रहा है, जिस आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है, उसी आवृत्ति का प्रकाश यहां मिलेगा। ठीक है, तो अंतर कहां आता है, ध्यान दें, इनके वेग में, इनकी तरंगदैर्ध्य में। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आता है, याद रखना, सघन माध्यम में मैंने क्या बताया, जहां वेग, प्रकाश का वेग कम हो, यहां प्रकाश का वेग कम होगा, यहां प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। ध्यान दे दें, तरंगदैर्ध्य का भी यही है, आपको पता है, यह संबंध है, यह संबंध है। आवर्ती नियत है तो v समानुपाती क्या हो गया, लैम्डा। आवर्ती नियत रहेगी, याद रखना, लैम्डा। जहां वेग ज्यादा वहां तरंग की आवर्ती भी ज्यादा। आपसे पूछे, चलो आगे बताऊंगा, आवर्ती भी ज्यादा, जहां वेग कम वहां आवर्ती नहीं, सॉरी, तरंगदैर्ध्य, जहां वेग ज्यादा वहां प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्यादा, जहां वेग कम वहां प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भी कम हो जाएगा। यह बात हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक, अब अपवर्तन के नियम समझें। क्या नियम है? अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। क्या मतलब? किसी भी दो मीडियम के लिए यह मान हमेशा नियतांक मतलब नियत रहेगा। क्या मतलब, क्या है इसका मतलब समझें आप लोग। इसका मतलब यह है कि मान लो मैंने पहले कोई प्रकाश आपतित किया 30 डिग्री पे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और यहां पर आर का मान मिला 25 डिग्री, जस्ट एग्जांपल। आपने साइन 30 रखा, यहां साइन 25 रखा, आपको कुछ मान मिला, एग्जांपल मान मिल गया 1.2। ठीक है, अगली बार वही दो माध्यम थे, सेम माध्यम, ये माध्यम नहीं बदलने चाहिए। आपने आई का मान 35 डिग्री कर दिया, आर का मान प्राप्त किया प्रयोगों से, आपने देखा 25 से वो 28 हो गया, एग्जांपल। आप फिर साइन 35 और साइन 28 का मान रखोगे, मान 1.1 ही आएगा। इसका मतलब जब दो माध्यम सेम रहेंगे, माध्यम सेम रहेंगे, तो आप आई का मान बदलोगे तो उसी हिसाब से आर का मान भी बदल जाए, ताकि साइन आई और साइन आर का मान क्या मिले, नियत। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बच्चों को समय नहीं आता। अगर ये दो माध्यम बदलोगे नहीं तो आई का मान आप बदलोगे तो ऑटोमेटिक आर का मान भी इसी तरह बदलेगा कि साइन आई बटे साइन आर का मान हमेशा उन दो माध्यम के लिए नियत रहे। मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सेकंड वो सिंपल है, क्या, जो हम परावर्तन में करते थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। ये तीनों एक ही तल में होंगे, ये दो नियम है। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको? अब सर इस नियतांक का नाम क्या है, अब वो समझे। इस नियतांक को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये माध्यम 1 लिया बेटा उन्होंने, ये माध्यम 2। अपवर्तनांक, इसका नाम क्या है, अपवर्तनांक। अब किसका अपवर्तनांक, अब इसको बोलता कैसे है, ध्यान देना, सुनो, तरीका समझो, इसका भी तरीका है। मैंने यहां पर μ21 लिखा, μ21 का मतलब जिस माध्यम में प्रकाश बाद में जाता है उसका अपवर्तनांक होता है, और जिस माध्यम से जा रहा है उसके सापेक्ष होता है। मान लो ये एक माध्यम, ये माध्यम 2, मान लेते हैं हम, यहां पर वायु है जिसको मैं एयर बोल देता हूं, और यहां पर बेटा जल है जिसको अपने वाटर बोलते हैं। तो जब प्रकाश वायु से जल में जा रहा है तो हम बोलेंगे किसका आवर्तनांक, जल का आवर्तनांक वायु के सापेक्ष। समझ आया? इसको शॉर्ट में मैंने इसलिए इंग्लिश लिखा, इसको शॉर्ट में हम क्या लेते हैं, किस में जा रहा है, वाटर में, किसके से जा रहा है, एयर से, तो हम इसको μWA बोल देते हैं। अगर प्रकाश पानी से कांच में जाता, प्रकाश पानी से कांच में जाता तो किसका आवर्तनांक, कांच का आवर्तनांक, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। तो हम उस केस में लिखते μGW। जिसमें प्रकाश बाद में जाएगा, याद रखें आवर्तनांक उसी का है, लेकिन किसके सापेक्ष, जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है।
तो ये हमें मालूम होना चाहिए। छोटी छोटी बातें आप ध्यान समझें, ये उसी चीज को हमें डोनेट करता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये चीज हमें क्लियर हो गया, आवर्तनांक क्लियर हो गया। अब एक बात और सुन लें, जितना ज्यादा आवर्तनांक किस माध्यम का? दूसरे माध्यम का, हम इसकी बात कर रहे हैं, उतनी ज्यादा प्रकाश की किरण मुड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रथम माध्यम के सापेक्ष, चलो वो मैं भी रिलेटिव में बाद में बताऊंगा, रुक जाओ, इतनी बात क्लियर हो जाए। क्लियर हो गई? ठीक है जी। अब एक चीज और नोट कर लें आप लोग, ये आवर्तनांक किसके बराबर, ये किसके बराबर वो भी नोट कर लें बेटा, सब समझते जाए आप लोग। ये मान किसके बराबर? प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होगा। प्रकाश जिस माध्यम से आया है, ये मान सेम बराबर चल रहे हैं। प्रकाश किस माध्यम में आया? प्रथम से। किस में गया? द्वितीय में। तो ये अनुपात किसके बराबर होगा? प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग और द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात। जैसे यहां से मैंने बोला एयर से वाटर में प्रकाश आ रहा है, तो हम हवा में जो भी प्रकाश का वेग है वो ऊपर रखेंगे और पानी में जो प्रकाश का वेग है नीचे रखेंगे, तो भी ये अनुपात बराबर है। समझ आ गया? जैसे इस केस की बात कर रहा हूं, मैंने विरल से सघन का एग्जांपल लिया। सघन से विरल मान लेते हैं, पानी कांच से, कांच मतलब ग्लास, जल में, वाटर में क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लिखते सर साइन आई बटे साइन आर। इसको क्या लिखते? कहां पे आ रहा है? पानी में, म्यू डब्ल्यू जी। फिर वेग की टर्म में क्या लिखते? कहां से प्रकाश आ रहा है? कांच से, वी जी बटे वी डब्ल्यू। बोलो क्लियर हुआ बेटा? हो गया? जिस माध्यम से, देखो वेग की टर्म में लिखना है आपने, तो जिस माध्यम से वेग आ रहा है उस माध्यम का वेग बटे दूसरे माध्यम का वेग। ठीक है। अब एक बात और, क्योंकि v समानुपाती लैम्डा है, तो लैम्डा का कंसेप्ट समझ लो यहां पे। इसका मतलब यही समझा रहा हूं पहले मैं, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। क्यों? v लैम्डा के समानुपाती है। जहां वेग ज्यादा वहां लैम्डा भी ज्यादा, जहां वेग कम वहां लैम्डा भी कम। तो तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में प्रथम माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब सर यहां पे क्या होगा? यहां पर कौन सा माध्यम है? ग्लास। तो ग्लास में तरंग दैर्ध्य बटे पानी में तरंग दैर्ध्य। ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। हो गया क्लियर? ठीक है बेटा। अब एक बात और, क्या आवर्तनांक जब प्रकाश माध्यम चेंज करती है तो क्या हमेशा मुड़ती है? नहीं। एक कंडीशन देखो आप, क्या कंडीशन देखें? अगर प्रकाश ये सतह है, ये माध्यम 1, ये माध्यम 2, अगर प्रकाश, ध्यान समझना, तल के लंबवत आपतित होता है, तल के लंबवत आपतित होता है इस तल के, तो वो नहीं मुड़ेगा। क्यों नहीं मुड़ेगा? क्योंकि इस केस में आई का मान कितना हो गया? इस केस में आई का मान 0 हो गया। तो साइन आई, देखो तो एक मिनट, साइन आर बराबर क्या हो गया? जब साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक है, या मैं म्यू लिख दूं, म्यू नियतांक है। चलो, तो साइन आर किसके बराबर हो गया बेटा? साइन आर हो गया साइन आई बटे, ऐसा ही होगा। ठीक है बेटा। अगर ये लंबवत आपतित हो रही है तो साइन आई का मान कितना हो गया? साइन 0, साइन 0, साइन 0 0, साइन 0 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई। आर का साइन का मान 0 किस डिग्री पे आता है? 0 डिग्री पे आता है, इसलिए आर भी कितना होगा? 0। प्रकाश बिना मुड़े सीधा चला जाएगा। प्रकाश बिना मुड़े कब? जब तल के लंबवत आपतित होगा। ठीक है। और कोई कंडीशन कि बिना मुड़े चला जाए? मुड़ सकता है। फिर देखो, एक प्रकाश, ध्यान दें बेटा, ये प्रकाश आपतित हुआ ऐसे, किसी भी कोण पे आपतित हुआ, किसी भी कोण पे आपतित हुआ, क्या बिना मुड़े जा सकता है? जा सकता है। कब? जब दोनों माध्यम का आवर्तनांक समान हो। दोनों माध्यम का आवर्तनांक समान हो, तो माध्यम दो अलग अलग हैं, आवर्तनांक समान हो गया
तो ये बिना मुड़े जा सकती हैं। ये दो कंडीशन है जब बिना मुड़े जाएंगी, ये पता होना चाहिए। हाँ बेटा, एक चीज और है, एक का नाम है निरपेक्ष आवर्तनांक। निरपेक्ष आवर्तनांक क्या होता है समझें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में आए, निर्वात से, ये निर्वात है हमारे पास, वैक्यूम है, से मान लो कांच में आया, अब सूत्र क्या बनेगा, अब समझें, अब सूत्र क्या बनेगा बेटा, साइन आई बटे साइन आर। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बेटा, इसको बोलेंगे आप म्यू टू, कौन से माध्यम, ग्लास। निर्वात को बोलते हैं वैक्यूम, वीजीबी। यही होगा नहीं होगा, याद रखें उस केस में हम इसको निरपेक्ष आवर्तनांक बोलते हैं। जब भी प्रकाश कहां से आए, निर्वात से किसी माध्यम में आए, उस केस में हम ये नहीं बोलते कि कांच का निर्वात के सापेक्ष आवर्तनांक, तो सिर्फ हम बोलते हैं कांच का आवर्तनांक। जब हम कांच का आवर्तनांक बोल रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रकाश का प्रथम माध्यम निर्वात है। उस केस में हम आवर्तनांक को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आवर्तनांक। जैसे मैंने म्यू जी लिख दिया, इसका मतलब ये कांच का निरपेक्ष आवर्तनांक है, अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में आ रही है, निर्वात से कांच में आ रही है, तो ये वैल्यू होगी। अब निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। कितना होता है, निर्वात में प्रकाश के वेग को सी लिखते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये निर्वात में प्रकाश का वेग है, ध्यान दें, ये आपको पता होना चाहिए। अब कि सर निर्वात की जगह हवा होती तो, क्योंकि निर्वात और हवा ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए ये सेम कंसेप्ट हम हवा के लिए भी ले सकते हैं। अगर कोई प्रकाश निर्वात से या हवा से किसी माध्यम में जाएगा तो जो दूसरे माध्यम का आवर्तनांक होगा उसे हम निरपेक्ष आवर्तनांक बोलते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया, इसे निरपेक्ष आवर्तनांक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसी चीज में ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं देखें, इसी फॉर्मूले में हालांकि मुझे ये स्टेप यहां लिखना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि साइन आई बटे साइन आर म्यू टू 1 के बराबर तो है, दूसरे माध्यम का आवर्तनांक पहले के सापेक्ष। ये अगर हमें दोनों माध्यम का अलग अलग निरपेक्ष आवर्तनांक मालूम हो तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक और प्रथम माध्यम के निरपेक्ष आवर्तनांक के अनुपात के बराबर भी ये होगा। तो ये सारे फॉर्मूले आ गए जो हमें मालूम होने चाहिए। निरपेक्ष आवर्तनांक क्लियर हो गया क्या है, अगर प्रकाश कहां से आए, निर्वात से या वायु से आए और किसी दूसरे माध्यम में आए तो उस दूसरे माध्यम के आवर्तनांक को निरपेक्ष आवर्तनांक कहते हैं। एक क्वेश्चन ये आ जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात कर रहा हूं। हमें बोल दिया कि भाई कांच का आवर्तनांक 1.5 है, कांच का आवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश का वेग बताएं। तो आप क्या करेंगे, हमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन से वाला, ये यूज कर लो आप, क्या ये यूज कर लो, ये दोनों, हाँ तो चाहिए ये यूज कर लो। ये देखो कैसे यूज करोगे आप, ये कैसे यूज करोगे, साइन आई साइन आर, जब किससे आ रहा है वो प्रकाश, निर्वात से आ रहा है, तो हम लिखेंगे म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग। इस सूत्र है। प्रथम माध्यम कौन सा हो गया, निर्वात, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, सी होता है, तो इसको जगह सी लिख लिया। द्वितीय माध्यम कौन सा है यहाँ पे, कांच, तो मैंने वीजी लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, वीजी, ठीक है। और इसको हम क्योंकि जब निर्वात से आए तो सीधा ही म्यूजी बोल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, म्यूजी इक्वल टू सी बटा वीजी। तो वीजी इक्वल टू क्या बन गया, सी बटा म्यूजी। सी का मान कितना है, 8 मीटर पर सेकंड, इसका मान 1.2। आप बोलोगे सर 2 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें
कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी बातें सुन लो जो मेन पॉइंट है। एक बात तो ये है, किसी माध्यम का आवर्तनांक, कौन सा आवर्तनांक, मैं निरपेक्ष आवर्तनांक की बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा होगा, सुनना अब मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं। निरपेक्ष आवर्तनांक देखो, म्यू और वी उल्टा है, यहां म्यू2 है, यहां v2 है। जिस माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना ही कम, उस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम, उस माध्यम में कोण उतना ही कम। क्या बताया मैंने? मैं ये बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं आपको मैं, म्यू अगर ज्यादा है वहां पर वेग कम और तरंगदैर्घ्य कम, और वहां का कोण, चाहे वो आई है या आर है, ये तीनों कम होंगे। म्यू किसी माध्यम का कम है, वहां प्रकाश का वेग अधिक, वहां लैम्डा अधिक, आई या आर जो भी है वो अधिक। ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। और बात सुन लें, अगर मेरे पास एक माध्यम है, ये मान लें हमारे पास कांच की सिल्ली है कोई, हमने यहां पर सफेद प्रकाश आपतित किया, ये प्रकाश आपतित कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा प्रकाश, क्योंकि 7 रंग है, कौन सा प्रकाश ज्यादा मुड़ेगा, कौन से रंग का प्रकाश कम मुड़ेगा? तो हम क्या बता सकते हैं? हमें ये मालूम है, क्या मालूम है बेटा, ध्यान से ना, हमें मालूम है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग से ज्यादा होती है। होती नहीं होती? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या है बैंगनी रंग से? आपको पता है 7 रंग होते हैं, हमने बात की हुई है, विव ग्योर जिसे बोलते हैं, बैंगनी है ना, 7 इसकी ज्यादा है। अब जैसे हम ग्लास में आएंगे, ग्लास में जैसे आएंगे हम, तो हमारे पास ये 7 रंग आए बेटा। तो जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग ज्यादा मुड़ेगा, लाल रंग कम मुड़ेगा। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होगा? बैंगनी रंग ज्यादा मुड़ेगा, लाल रंग कम मुड़ता है। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हो सकता है? क्या कारण है कि बैंगनी रंग ज्यादा मुड़ता है? सुन लें, इसलिए ऐसा होता है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या है, लाल से कम है, तो लाल रंग का आवर्तनांक क्या होगा? उल्टा है क्या नहीं है? लाल रंग का आवर्तनांक क्या है? बैंगनी से कम है। बैंगनी के आवर्तनांक ज्यादा, जिसका आवर्तनांक ज्यादा वो ज्यादा मुड़ती है, जिसका आवर्तनांक ज्यादा वो रंग ज्यादा मुड़ेगा। ये हमें मालूम होना चाहिए। एक संबंध है बेटा ये वाला, म्यू बराबर a प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर, a प्लस बी प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो ये संबंध है, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका आवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। तो लाल रंग का जब तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो लाल रंग की आवर्तनांक कम होगी, और बैंगनी की आवर्तनांक ज्यादा, इसलिए बैंगनी रंग ज्यादा मुड़ेगा। ये बात हमें क्लियर होना चाहिए।